नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि भूमि को कैसे खरीदा जाता है। अगर आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आप भूमि खरीद रहे हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग एससी के पट्टे खरीद लेते हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति के पट्टे खरीद लेते हैं, और जब उन्हें खरीदने के बाद कुछ चंद सालों के बाद उन पट्टों की शिकायत होती है तो बाद में उन लोगों का लगाया हुआ जितना भी धन होता है वह बेकार में ही जाता है। तो आज हम जानकारी करेंगे कि भूमि को खरीदने से पहले हमें किस बात की जानकारी करनी चाहिए। वैसे तो बहुत से यूट्यूबर आप लोगों को बिल्कुल ऐसा समझा रहे हैं जैसे कि अपनी स्क्रीन के ऊपर वही लिखकर बता रहे हैं, लेकिन जो मैंने आप लोगों के सामने आप लोगों को बता रहा हूं वह बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा जो मैंने वहां पर पढ़ा है नियम और कानून के अंदर। और मैं अपने वीडियो को देखने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से समझाता हूं ताकि उसकी समझ में बात आ जाए, क्योंकि ज्यादा वीडियो को सस्पेंस में लाने से बेहतर यह है कि सामने देखने वाले व्यक्ति को वीडियो के बारे में समझ आनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को भूमि के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। मैं अक्सर अपने YouTube चैनल पर देख रहा हूं कि ग्रामीण इलाकों से ज्यादा व्यक्ति मेरे इस चैनल को देखते हैं, इसीलिए मैं वीडियो में ज्यादा सस्पेंस वाली बात नहीं करता। मैं केवल ऐसी बातें करता हूं अपने YouTube चैनल पर ताकि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है तो उसे भी मेरी बात समझ में आनी चाहिए। तो चलिए आज हम जानकारी करते हैं कि अनुसूचित जाति की भूमि को खरीदने से पहले आपको किस बात की जानकारी लेनी चाहिए और उस जमीन के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि को लेने के बाद व्यक्ति फंस जाता है और उसकी जिंदगी भर की कमाई ऐसी भूमि पर लगने के बाद वह बिल्कुल समाप्त हो जाती है और उसका बहनावा भी निरस्त ही हो जाता है। तो मैं आपको सीधी सी भाषा में बता रहा हूं कि भूमि खरीदने से पहले आप लोगों को किस बात का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, यूपी में अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी जमीन को किसी गैर अनुसूचित जाति और इस प्रकार से अपनी भूमि को बेच सकता है, और ऐसा जिला अधिकारी की प्रक्रिया जो होती है उसे पूर्ण करने के बाद, यानी कि यूपी के अंदर कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति आसानी तरीके से अपनी भूमि को बेच सकता है, परंतु उसके अंदर यह शर्त है कि वह जिला अधिकारी से उस भूमि बेचने की परमिशन पहले ले ले। और आपको बता दूं, यदि उसके पास 3.125 हेक्टेयर से कम जमीन बचती है तो 4 सूरतों पर वह अपनी जमीन को बेच सकता है, या फिर 4 तरीके से उसे जमीन बेचने की राहत मिल सकती है। कौन कौन सी, यह मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति के पास जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और उसके पास 3 एकड़ से कम भूमि है तो 4 शर्तों के आधार पर वह अपनी भूमि भिन्न जाति या फिर अपनी ही जाति के व्यक्ति को बेच सकता है। और यहां पर भी आपको एक बात बता दूं, अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति या फिर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को लेना चाहता है तो सबसे पहले वह अनुसूचित जाति के व्यक्ति के ही जाति के अंदर ही उसका बैनामा यानी रजिस्ट्री कराएगा। लेकिन उसके अंदर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी ही जाति के व्यक्ति को भूमि बेचता है तो सबसे पहले उसे भी परमिशन लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कई केस में ऐसा देखा गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने भूमि ली और उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने वही भूमि अपने से भिन्न जाति के व्यक्ति को बेच दी, यानी कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को उसने बेच दी। और बेचने के बाद कुछ साल के बाद उसकी शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद पता चलता है कि जब अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से भूमि ली तो उस दौरान जिला अधिकारी की परमिशन नहीं कराई थी, लिहाजा यह भूमि राज्य सरकार के नियत कर दी जाती है।
तो इस बात का जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भूमि ले रहे हैं तो उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति पहले अपनी ही जाति के व्यक्ति को परमिशन लेकर जिला अधिकारी की पहले उसे उस भूमि की रजिस्ट्री करेगा, और फिर दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति अनुसूचित जाति का रजिस्ट्री करता है उस व्यक्ति के पास 3.125 एकड़ से भूमि ज्यादा हो, यानी कि 3 एकड़ उस व्यक्ति के पास भूमि हो, और 3 एकड़ भूमि के बाद वह परमिशन लेगा, और परमिशन लेने के बाद वह कलेक्टर की परमिशन के बाद वह सामान्य या ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को अपनी भूमि बेच पाएगा। यही जरूरी नहीं है कि आपने अनुसूचित जाति के यहां पर पहला नाम आया, रजिस्ट्री करा दिया और उसमें परमिशन नहीं ली, और जब वह भिन्न जाति के व्यक्ति को भूमि बेचता है तो उसमें वह परमिशन ले लेता है। यह भी तरीका गलत है। यहां पर के अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति पहले भूमि को बेचता है और अपनी ही जाति के व्यक्ति को बेचता है तो उसे भी परमिशन का लेना जरूरी है। तो चलिए अब मैं इस पर क्या बात बताना चाहता हूं कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर 3.125 यानी कि 3 एकड़ से भूमि कम है तो उसे परमिशन लेने के लिए क्या जरूरी होता है और उसे क्या छूट दी गई है कि इस प्रकार से उसे परमिशन मिल सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि यदि वह परिवार सहित दूसरे गांव में या दूसरे शहर में बस गया है, अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और उसकी गांव के अंदर पट्टे की भूमि है और वह उस पर उसे मालिकाना हक है और वह उस भूमि को छोड़कर किसी दूसरे शहर में बस जाता है, तो इस प्रकार के मैटर पर जिला अधिकारी भूमि बेचने की परमिशन दे देता है, यानी कि उस व्यक्ति को जिसके पास 3.125 एकड़ से भूमि कम है। दूसरी बात, जिसकी पत्नी या बेटा या बेटी ना हो और वो व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो और अकेला हो, इस प्रकार का व्यक्ति को भी जिला अधिकारी बेचने की परमिशन दे देता है। और तीसरी बात यह है कि यदि किसी जानलेवा बीमारी से अगर वह अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति पीड़ित है तो इस प्रकार के मैटर में भी जिला अधिकारी परमिशन उसे भूमि बेचने की दे देता है। और चौथी बात यह है कि अगर खरीदने वाले सर्किल रेट से अधिक दाम चुकाता है तो वह भी उस पर भी उसे बेचने की परमिशन मिलने के चांस रहते हैं। अब आपको एक बात और जरूरी बताऊं कि अगर आप भूमि ले रहे हैं किसी से भी, चाहे वह पट्टे की भूमि है, चाहे वह आप किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति से ले रहे हैं, अगर जहां मामला यह आता है कि यह भूमि पट्टे की भूमि है तो उस पर आपको इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि उस भूमि पर कि वह भूमि नदी, नाला, झील या कछाड़ या तालाब या फिर बेहड़ या फिर गैर मजरूआ जैसी भूमि या फिर अनुपजाऊ भूमि या फिर कछाड़ दियरा की भूमि, इस प्रकार की भूमि के ऊपर अगर किसी व्यक्ति को मालिकाना हक मिल जाता है और मिलने के बाद वह उस जमीन को बेच देता है तो ऐसे व्यक्ति की भूमि राज्य सरकार को चली जाएगी और वह बैनामा भी निरस्त माना जाएगा। तो आपको देखना सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति अपनी भूमि बेचता है, पट्टे की भूमि बेचता है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रार के यहां जाकर उसका 30 साल का रिकॉर्ड निकलवाएं और 30 साल की रिकॉर्ड में इस बात की जानकारी करें कि जिस भूमि को पट्टे की वह ले रहा है कहीं वह ऐसी तो भूमि नहीं थी पहले कि वह सार्वजनिक उपयोग के काम में लाई जाती हो और उसके बाद उस व्यक्ति को उसका पट्टा किया गया हो और किसी भूल या कारणवश उस व्यक्ति को उस भूमि पर मालिकाना हक दे दिया गया हो। जैसे चारागाह की भूमि, अगर मैं कई केस में ऐसा देखा है कि मुझे कॉल भी आई है कि चारागाह की भूमि पर भी उन्हें मालिकाना हक दे दिया गया। अगले व्यक्ति ने वह भूमि खरीद ली, लेकिन खरीदने के बाद जब उसकी शिकायत हुई तो वो बैनामा भी निरस्त और वह भूमि सीधी राज्य सरकार के निहित हो गई।
तो इस प्रकार की जो सार्वजनिक भूमि है, किसी कारणवश किसी व्यक्ति को उस पर मालिकाना हक मिल जाता है, तो ऐसी भूमि के ऊपर भी, या फिर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को यह भूमि मिली थी, इसे मालिकाना हक मिल गया, धारा 131 ख के आधार पर यह भूमि संकरमणि भूमि दर्ज के आधार पर दर्ज हो गई, उसके स्थिति पर भी, ऐसी स्थिति पर भी आपको रजिस्ट्रार के यहां से उस भूमि का 30 साला निकलवाकर चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। इससे फायदा यह होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि इससे पहले यह भूमि किस प्रकार की भूमि थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस भूमि की रजिस्ट्री करा लें और बाद में उसकी शिकायत हो, आपका पैसा भी बर्बाद और आपकी वह भूमि राज्य सरकार के निहित चली जाए। तो आशा करता हूं कि मैंने खुल्लम खुल्ला तौर पर आप लोगों को पूरा समझाया है कि इस प्रकार की जमीन लेने से बचें। अगर इस प्रकार की जमीन आपको लेनी है तो प्रक्रिया पूरी मैंने बता भी दी है, इस प्रकार से उस भूमि को लेना चाहिए, अन्यथा ऐसी भूमियों से बचना चाहिए। अगर इस वीडियो की बाबत आपको मुझसे और कोई जानकारी पानी है और इसी वीडियो के बारे में भी अगर आपको जानकारी पानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को आप दबाना ना भूलें, लेकिन वीडियो को शेयर भी करें और मेरा हौसला अफजाई करने की भी प्रयास करें और कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।